नमस्ते। फिर एक बार हम लोग 2019-21 के सत्र में कोर्स 9 के यूनिट 7 में है। यूनिट 7 में जैसा पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी विचलनशीलता की। विचलनशीलता की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ डिवीजन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मेजर्स ऑफ डिवीजन क्या है? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, पहले तो हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, माध्यिका या बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्यिका या बहुलक ज्ञात करने के पश्चात माध्यिका या बहुलक ज्ञात करने के पश्चात हम लोग उसका डिविएशन निकालते हैं। d = x - m। x माइनस मीन भी हो सकता है, x माइनस मीडियन भी हो सकता है, x माइनस मॉड भी हो सकता है। और उसके निकालने के पश्चात उसका समेशन करते हैं और समेशन करने के बाद समेशन d/n। लेकिन विचलनशीलता में सबसे पहले हम लोग प्रसार का अध्ययन करते हैं। प्रसार अर्थात रेंज। उसके अध्ययन करने से पूर्व हम लोग चर्चा करते हैं विचलनशीलता की माप। जैसा बताया, आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल देता है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत सिद्धांत के बल पर भिन्नता के सिद्धांत पर बल देता है और दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक गुणों की दृष्टि से पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें भिन्नता पाई जाती है। यदि एक समाज के लोगों का कुछ चरों के आधार पर मापन करके समानता और असमानता का अध्ययन किया जाए तो कुछ चरों की दृष्टि से विषमता भी पाई जा सकती है। जहाँ एक और समाज के लोगों में कुछ गुणों के आधार पर समानता अधिक पाई जाती है तो कुछ गुणों के आधार पर असमानता भी अधिक पाई जाती है और अन्य गुणों की दृष्टि से विषमता भी अधिक होती है। तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल देता है, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पूर्ण रूप से एक दूसरे से समान नहीं होते, बल्कि उनमें भिन्नता होती है। यदि एक समाज के लोगों का कुछ चरों के आधार पर मापन करके समानता और असमानता का अध्ययन किया जाए तो कुछ चरों की दृष्टि में विषमता भी पाई जा सकती है। जहाँ एक और समाज के लोगों में कुछ गुणों के आधार पर समानता अधिक पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य गुणों के आधार पर गुणों की दृष्टि से विषमता भी अधिक पाई जाती है। समूहों के गुणों की दृष्टि से सजातीयता, होमोजेनिटी और विषम जातीयता, हेट्रोजेनिटी। सजातीय मतलब होमोजेनिटी और विषम जातीयता मतलब हेट्रोजेनिटी का अध्ययन कर विचलनशीलता के मापों मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के द्वारा किया जाता है। विचलन मान के द्वारा समूहों की विभिन्नता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मान की सहायता से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि समूह सजातीय है या विषम जातीय है, समूह होमोजेनिटी है या हेट्रोजेनिटी है। दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने में भी विचलन का मान ज्ञात किया जाता है। दो या दो से अधिक समूहों, मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक के मान एक समान हो सकते हैं, परंतु उनके प्राप्तांकों को देखने से पता चलता है कि वे आपस में सभी भिन्न भिन्न हैं। यदि समूह सजातीय होगा तो विचलन कम होगा, जबकि यदि समूह विषम जातीय होगा तो विचलन अधिक होगा। क्लियर है? अतः अगर समूह सजातीय होगा तो विचलन कम होगा
और यदि समूह विषम जातीय होगा तो विचलन अधिक होगा। जैसे पूर्व की कक्षाओं में भी मैंने बताया है कि अगर ए में ए ही जुटेगा, ए में बी नहीं जुट सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, और बी में केवल बी ही जुटेगा। ए में माइनस बी करना होगा तो ए में माइनस ए ही होगा, ए में बी माइनस नहीं होगा, वो ए माइनस बी होगा, या फिर बी माइनस ए हो सकता है। अगर अलग अलग जाती ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी, या ए माइनस बी माइनस सी, या बी माइनस सी माइनस ए, सी प्लस बी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए। तो समजातीयता और विषम जातीयता, जो समजातीय होंगे, यदि समूह समजातीय होगा तो विचलन कम होगा, जबकि यदि समूह विषम जातीय होगा तो विचलन अधिक होगा। अतः दो या दो से अधिक समूहों के बारे में ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीयवर्ती मान पहले माध्य, मध्यांक तथा बहुलक के साथ साथ विचलन का भी मान ज्ञात किया जाता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक के साथ साथ विचलन का भी मान ज्ञात किया जाता है। विचलन का भी मान ज्ञात करते हैं, और पहले मीन ज्ञात कर लेंगे, या मीडियन ज्ञात करेंगे, या फिर मॉड ज्ञात करेंगे, और उसके बाद उसका विचलन निकालते हैं, और विचलन निकालने के पश्चात विचलन का योग कर देते हैं, और योग करने के पश्चात जितना विचलन हुआ उसके योगफल समेशन डी बाई जितने चरों की संख्या है, कुल चरों की संख्या, उससे भाग देने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है वही विचलन कहता है। समेशन डी बाई एन। अगर एफ दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी गई रहेगी, तो समेशन एफ इंटू डी करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात उसका योगफल जो आएगा उसको योग को समेशन, और इधर एन को समेशन जोड़ने पर जो एफ आएगा समेशन एफ, तो समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। तो ये फॉर्मूला होगा। तो उनके प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। मान लिया कि दो छात्र एक ही परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और भिन्न भिन्न विषयों में उनके प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। मान लीजिए दो छात्र एक ही परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और भिन्न भिन्न विषयों में उनके प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। छात्र ए प्राप्तांक, छात्र बी प्राप्तांक। छात्र ए गणित 76, अंग्रेजी 34, विज्ञान 62, सामाजिक विज्ञान 68। ये उसे मार्क्स प्राप्त हुआ। गणित में 76, अंग्रेजी में 34, विज्ञान में 62 और सामाजिक विज्ञान में 68। अगर इन सभी को अगर हम जोड़ दें 76 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 68, तो हमें प्राप्त होता है 260। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, 2 अगर हैंड में रखते हैं 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12, 12 6 18, 18 6 2 24, 240। तो 240 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 60। इसी प्रकार अगर छात्र बी को प्राप्त होता है गणित में 55, अंग्रेजी में 60, विज्ञान में 63 और सामाजिक विज्ञान में 62। तो गणित में 55, अंग्रेजी में 60, विज्ञान में 63 और सामाजिक विज्ञान में 62। इन सभी को जोड़ने पर 55 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 62, इन सभी को जोड़ने के पश्चात हमें ज्ञात होता है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 1 इन हैंड 5 और 1 6, 6 6 12, 12 6 18 और 18 और 6 24, 240। इसका भी एवरेज अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। छात्र ए और छात्र बी दोनों का ही औसत हमें 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो दोनों छात्रों ए और बी की योग्यता को, दोनों छात्रों
ए और बी की योग्यता को जानने के लिए उनके प्राप्तांकों का मध्यमान मीन ज्ञात किया जाता है। दोनों छात्रों के लिए मध्यमान का मान हम देखें 60 प्राप्त होता है। छात्रे में 76, मैथ में, इंग्लिश में 34, साइंस में 62, सामाजिक विज्ञान में 68, सभी को जोड़ने से हुआ 240, डिवाइड करते हैं 4 से तो हमें 60 प्राप्त होता है। इसी तरह छात्र बी को गणित में 55, अंग्रेजी में 60, विज्ञान में 63, सामाजिक विज्ञान में 62, इन सभी को जोड़ने से हमें 240 प्राप्त होता है। 240 डिवाइडेड बाई 4 60 प्राप्त होता है। तो दोनों छात्रों के लिए माध्य का मान बराबर ही होता है, बराबर 60 प्राप्त होता है। अगर हम केवल इस आधार पर ही योग्यता को निश्चित करें तो हम कह सकते हैं कि वे समान योग्यता के हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में समान योग्यता के हैं? यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम पाते हैं कि विद्यार्थी ए के प्राप्तांक का माध्य 60 से अंतर क्रमशः 16, -16, 2, 8 है तथा विद्यार्थी बी के प्राप्तांकों का माध्य 60 से अंतर क्रमशः -5, 0, 3, 2 है। अर्थात विद्यार्थी बी के प्राप्तांक विद्यार्थी ए की तुलना में माध्य के बहुत ही निकट है। अतः माध्य का मान 60 विद्यार्थी बी के लिए अधिक सत्य के करीब है। अगला है विचलनशीलता का अर्थ क्या हुआ, जो हम लोगों को कोर्स 9 की यूनिट 7 में पढ़ा जाना है। विचलनशीलता का अर्थ, विचलनशीलता की माप हेडिंग है। तो विचलनशीलता का अर्थ क्या है? विचलनशीलता का अर्थ से तात्पर्य मीनिंग ऑफ वेरिएबिलिटी, वह गुण जो यह बताता है कि चरों के मान माध्यों के चरों और कहाँ तक बिखरे हुए हैं। वह गुण जो यह बताता है कि चरों के मान माध्यों के चारों ओर कहाँ तक बिखरे हुए हैं, उनका विचलन कहा जाता है। वह गुण जो यह बताता है कि चरों के मान माध्यों के चारों ओर कहाँ तक बिखरे हुए हैं, उन्हें विचलन कहा जाता है, डिस्पर्सन। विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर और नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर और नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। Variability is the extent to which the sources tend to scatter or spin above and below the average. विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर और नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। Variability is the extent to which the sources tend to scatter or spread above and below the average. विचलनशीलता के मापों की सहायता से एक वितरण की सजातीयता, होमोजेनिटी और विषम जातीयता, हेट्रोजेनिटी का मापन किया जाता है। एक वितरण में विचलनशीलता जितनी अधिक होती है, उस वितरण में विचलनशीलता की मापों में विभिन्नता होती है। विचलनशीलता की मापों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेजर्स ऑफ डिविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, विचलन की माप। विचलनशीलता की माप करने की अब विधि की हम लोग चर्चा करते हैं। विचलन की माप करने की कौन कौन सी विधियां हैं? विचलन की माप करने की पहली विधि है प्रसार से तात्पर्य रेंज। दूसरा है चतुर्थांश विचलन, मीन्स इंटरक्वार्टाइल रेंज।
और क्वार्टाइल डिवीजन। पहला वह प्रसार रेंज, दूसरा है चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डिवीजन, तीसरा है मध्यमान विचलन एवरेज और मीन डिवीजन, चौथा है मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन, पांचवा मानक विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। ये इन सब विधियों के द्वारा विचलनशीलता की माप ज्ञात की जाती है। पहला प्रसार रेंज, दूसरा चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डिवीजन, तीसरा मध्यमान विचलन एवरेज और मीन डिवीजन, चौथा मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन और पांचवा मानक विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अब सबसे शुरू में इसकी चर्चा हम लोगों को जो करनी है वो प्रसार के बारे में चर्चा करनी है। प्रसार मतलब रेंज। रेंज क्या है? तो रेंज से तात्पर्य, रेंज कहीं भी आप दुकानों में भी जाते हैं, अगर कपड़ा लेने ही जाते हैं तो दुकानदार का पहला ही प्रश्न आपसे होता है आपका रेंज क्या है। कस्टमर से दुकानदार पूछते हैं कि आपका रेंज क्या है। आपका रेंज से तात्पर्य मतलब आप कितना तक खर्च कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कितना तक खर्च कर सकते हैं। आप जिस सामान को खरीदने के लिए आए हैं, जिस वस्तु को खरीदने के लिए आए हैं, तो दुकानदार ये जानना चाहता है कि आपका रेंज क्या है। उसी रेंज के अनुसार जब आप अपना रेंज बता देते हैं तो उसी रेंज के अनुसार वो सामग्री आपको दिखलाता है, वो सामग्री आपको दिखलाता है और उसके बाद आपका पसंद और नापसंद और अपने रेंज के अनुसार लेना या ना लेना वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं विचलनशीलता के माप की, और विचलनशीलता के माप में रेंज की। रेंज प्रसार किसे कहते हैं? प्राप्तांकों के किसी वितरण की विचलनशीलता या सरलतम माप प्रसार कही जाती है। प्राप्तांकों के किसी वितरण की विचलनशीलता का सरलतम माप प्रसार रेंज है। प्रसार का अर्थ उस मान से है जो प्राप्तांकों के किसी वितरण से उच्चतम तथा न्यूनतम प्राप्तांकों के अंतर को प्रसार कहते हैं। क्लियर? प्रसार इंग्लिश में रेंज हुआ। रेंज प्राप्तांकों के किसी वितरण की विचलनशीलता का सरलतम माप प्रसार है। प्रसार का अर्थ उस मान से है जो प्राप्तांकों के किसी वितरण में उच्चतम तथा न्यूनतम प्राप्तांकों के अंतर को प्रसार कहते हैं। जैसे किसी परीक्षण में 10 छात्रों के समूह में से प्रत्येक को निम्नलिखित अंक प्राप्त होते हैं। हम अंक को दोहराते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6, 19, 27, फिर से उसको दोहराता हूँ। 6, 19, 17, 21, 27, 18, 12, 20, 39, 14। ऐसे एक बार पुनः इस अंकों को दोहराता हूँ। 6, 19, 17, 21, 27, 18, 12, 20, 39, 14। अब इसका हमको रेंज निकालना है। 6, 19, 17, 21, 27, 18, 12, 20, 39, 34। इसका हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। रेंज प्रसार इक्वल टू उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर इक्वल टू ऊपर के जो हम देखते हैं 6, 19, 17, 21, 27, 18, 12, 20, 39, 14। तो अधिकतम अंक हम देखते हैं उसमें है 39, 39, और न्यूनतम अंक जो है सबसे कम वो है 6 अर्थात 6। तो प्रसार होगा, रेंज होगा 39 - 6 = 33।
प्रोफेसर गिलफोर्ड इससे अलग सूत्र का एक देते हैं। प्रोफेसर गिलफोर्ड कहते हैं उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक डिवाइडेड बाई 1। उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक डिवाइडेड बाई 1 गिलफोर्ड के अनुसार रेंज में इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर डिवाइडेड बाई 1। तो प्रसार रेंज अधिक विश्वसनीय होता, प्रसार रेंज इस तरह से इतने अधिक विश्वसनीय नहीं होते जितने विचलन के लिए अपेक्षा की जाती है। विचलन के लिए जितनी अपेक्षा की जाती है विचलनशीलता की माप में, उतने में प्रसार रेंज विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें केवल दो अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों को ही ध्यान में रखकर, अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों को ही ध्यान में रखकर गणना करते हैं। अतः प्रसार अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें केवल दो अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों को ही ध्यान में रखकर गणना करते हैं। प्रसार रेंज को विस्तार या परिसर या परास भी कहकर, प्रसार रेंज को विस्तार या परिसर या परास भी कहकर संबोधित करते हैं। विषम जातीयता उतनी ही अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार विचलनशीलता जितनी कम पाई जाती है, वितरण में सजातीयता उतनी ही अधिक होती है। विषम जातीयता उतनी ही अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार विचलनशीलता जितनी कम पाई जाती है, वितरण में सजातीयता उतनी ही अधिक मात्रा में होती है। विचलन का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में किया जाता है। विचलन का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों और उसके सांख्यिकी मध्यमान में कितना विचलन है। पहला विचलन का प्रयोग मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता है, दो अर्थों में किया जाता है। पहला है किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों और उसके सांख्यिकी मध्यमान में कितना विचलन है। और दूसरा किसी विचलन में विभिन्न प्राप्तांकों और उसके सांख्यिकी माध्यमान में कितना विचलन है। तो इस प्रकार विचलन का मुख्यतः दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला है किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों में कहाँ तक अंतर है, और दूसरा होता है किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों और उसके सांख्यिकी मध्यमान में कितना विचलन है। इसके पश्चात हम लोग चर्चा करते हैं अब प्रसार के क्या गुण। रेंज की हम लोगों ने चर्चा कर ली। रेंज की चर्चा हम लोगों ने की। रेंज के अनुसार रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। और गिलफोर्ड के अनुसार उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक डिवाइडेड बाई 1। और विचलन का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है। किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों में कहाँ तक अंतर है, और दूसरा किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों और उसके सांख्यिकी मध्यमान में कितना विचलन है। प्रसार के गुण क्या क्या गुण है। पहला गुण है ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। पहला गुण है इसे इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। इसे आसानी से समझा जा सकता है और इसकी आसानी से गणना की जा सकती है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट रेंज। इसे आसानी से समझा जा सकता है और इसे आसानी से इसकी गणना की जा सकती है। दूसरा, प्रसार की गणना अत्यंत शीघ्रता से तथा आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसकी गणना वितरण के उच्चतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक से होती है।
प्रतिदर्श सैंपल की हम लोगों ने चर्चा की है पहले। सैंपल जब हम समग्र में से कुछ भाग को निकाल देते हैं और उसके निष्कर्ष के आधार पर समग्रता के बारे में हम निष्कर्ष कह सकते हैं, तो वो सैंपल कहा जाता है। जैसे घरों में चावल पकाते हैं, भात पकाते समय कुछ दानों को निकाल कर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि चावल पका है या ना पका है, चावल पका है या ना पका है। तो इसी तरह प्रतिदर्श सैंपल का आकार प्रसार के मान को प्रभावित करता है। बहुत समय छोटे प्रतिदर्श, जो छोटे छोटे सैंपल का प्रसार मान छोटा होता है तथा बड़े प्रतिदर्श का मान बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त प्रसार दो समूहों की तुलना करने में सहायक होता है। मध्य में स्थित प्राप्तांकों का प्रसार के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रसार केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे आवृत्ति वितरण में उपयोगी है। तो ये सब प्रसार के गुण में। प्रसार के पहला गुण मैंने बताया, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। इसे आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से इसकी गणना की जा सकती है। दूसरा, प्रसार की गणना अत्यंत शीघ्रता से तथा आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसकी गणना वितरण के उच्चतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक से होती है। प्रतिदर्श का आकार सैंपल जो छोटे से ही रूप में एक समग्रता के बारे में पूरे एज ए होल उसके बारे में निष्कर्ष बताता है। जब खून जांच किया जाता है, थोड़े से ही ब्लड के आधार पर निकाल लेते हैं कि उस ब्लड में क्या कमी है या क्या अधिक है या क्या अच्छाई है, और उसी के आधार पर लाइन ऑफ मेडिसिन डिसाइड होता है, उसी के आधार पर दवाएं चलती हैं। तो प्रसार की गणना अत्यंत शीघ्रता से तथा आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसकी गणना वितरण के उच्चतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक से होती है। प्रतिदर्श सैंपल का आकार प्रसार के मान को प्रभावित करता है। बहुत समय छोटे प्रतिदर्श का प्रसार मान छोटा तथा बड़े प्रतिदर्श का प्रसार मान बड़ा होता है। दो समूहों की तुलना करने में भी प्रसार का मान सहायक होता है। बीच में स्थित प्राप्तांकों का प्रसार के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह प्रसार केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे आवृत्ति वितरण में ही उपयोगी है ना। अब प्रसार की सीमाएं अथवा दोष की चर्चा करते हैं। प्रसार की सीमाएं अथवा दोष में पहला दोष यह है कि प्रसार विचलन का शुद्ध प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्रसार अविश्वसनीय होता है, क्योंकि केवल यह उच्चतम और न्यूनतम अंकों पर ही इसका निष्कर्ष होता है, और इसकी गणना केवल उच्चतम और न्यूनतम अंकों के आधार पर ही की जाती है। तो प्रसार की गणना अत्यंत शीघ्रता तथा ये प्रसार विचलन का शुद्ध प्रतिनिधित्व माप नहीं है, क्योंकि यह अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांकों के संबंध में ही बताता है, अन्य प्राप्तांकों का संकेत नहीं करता। दूसरा, जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है तो तथा आवृत्ति वितरण में रिक्त स्थान भी हो, जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है तथा आवृत्ति वितरण में रिक्त स्थान भी हो, तो यह विचलन मान तथ्यता की माप नहीं कर सकता। जब दो विवरणों में n का मान भिन्न भिन्न हो, तब प्रसार की गणना नहीं करनी चाहिए। जब दो विवरणों में n का मान भिन्न भिन्न हो, तब प्रसार की गणना
नहीं करनी चाहिए। तीसरा, प्रसार के आधार पर दो समूहों की तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रसार के आधार पर दो समूहों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तुलना से केवल अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होता है। प्रसार के आधार पर दो समूहों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तुलना से केवल अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होता है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रसार एक अविश्वसनीय माप है। ये सबसे बड़ा दोस्त है। प्रोफेसर गिलफोर्ड कहते हैं प्रसार एक अविश्वसनीय माप है, एक अनबिलीवेबल मेजरमेंट है। और अंत में प्रसार की गणना केवल विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती है। ओनली एक्सपर्ट कैन यूज। ये प्रसार की सीमाएं थी, इस प्रसार की दिशाएं थी। इस आधार पर कुछ प्रश्न आप लोगों को देता हूँ। पहला है पांच छात्र निम्नलिखित अंक प्राप्त करते हैं। 5 छात्र निम्नलिखित अंक प्राप्त करते हैं, इसके आधार पर प्रसार की गणना कीजिए। 5 छात्र निम्नलिखित अंक प्राप्त करते हैं, इसके आधार पर इसकी गणना कीजिए। 5 स्टूडेंट obtained following measures 20, 35, 25, 30 और 15। 20, 35, 25, 30, 15। तो फाइंड आउट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज भी निकालें और रेंज का गुणांक भी निकालें। फिर से एक बार प्रश्न दोहरा देता हूँ। 5 स्टूडेंट्स obtained following marks। 5 छात्र निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 20, 25, 35, 25, 30 और 15। फाइंड आउट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। प्रसार और प्रसार के गुणांक की गणना कीजिए। इसी तरह दूसरा, जो निम्नलिखित आंकड़ों हैं, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से प्रसार और उसके गुणांक की गणना कीजिए। कैलकुलेट रेंज एंड coefficient of range from the following information: day and price in rupees. Day: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। 6 दिन: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। प्राइस रुपीज 200, 210, 208, 160, 220, 250। 200, 210, 208, 160, 220, 250। इसके आधार पर इनकी गणना करनी है। तो आज हम लोगों ने विचलनशीलता के पहले माप की चर्चा की। विचलनशीलता के पहले माप में हम लोगों ने चर्चा की रेंज की। रेंज क्या है और रेंज की क्या गुण हैं, क्या इसके दोष हैं। दूसरा इसका है चतुर्थांश विचलन, क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन में पहले क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल, न्यूनतम क्वार्टाइल होती है Q1 और अधिकतम क्वार्टाइल होती है Q3। Q1 को लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, और ये n/4 आइटम में होता है। n/4 आइटम में फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसी को 3 × n/4 कर देते हैं, या 25% होता है n/4। मीडियन हम लोग निकालते हैं तो n/2 में निकालते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल n/4 या लोअर क्वार्टाइल इसे कहते हैं। तो और अधिकतम विचलन 3 × n/4। 3 × n/4 अधिकतम या उच्चतम या थर्ड क्वार्टाइल इसे कहते हैं। 3 × n/4 ये 75% होता है। और क्वार्टाइल डिवीजन होता है Q3 - Q1 / 2। ठीक है, Q3 - Q1 ये क्वार्टाइल डिवीजन, Q3 - Q1 / 2। और जब इसका गुणांक निकालेंगे तो होगा Q3 - Q1 / Q3 + Q1। तो चतुर्थांश विचलन। तो चतुर्थांश विचलन का मान विचलन मान 0 से अधिक होता है, मान से अधिक शुद्ध होता है।
चतुर्थांश विचलन का जो रिजल्ट आता है, ये प्रसार जो रेंज है उससे अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि चतुर्थांश विचलन मान में मध्य के 50% अंकों को महत्व दिया जाता है, जबकि विस्तार में केवल उच्चतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोफेसर गैरेट कहते हैं किसी आवृत्ति वितरण के 75% बताया ना, 3 × n/4 n/4 व 25%, 25 × 3 75%। तो प्रोफेसर गैरेट के अनुसार किसी आवृत्ति वितरण के 75% और 25% अंक के बीच की आधी दूरी को चतुर्थांश विचलन कहा जाता है। किसी आवृत्ति वितरण में 75% और 25% के बीच की आधी दूरी को चतुर्थांश विचलन कहा जाता है। प्रोफेसर इंग्लिश के अनुसार चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के विचलन का आधा होता है। तो Q = Q3 - Q1 / 2। Q3 = Q3 - 2। मान लीजिए एक प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से Q की गणना कीजिए। कैलकुलेट Q विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। आंकड़ा एक बार सुन लेंगे। 6, 8, 1, 15, 7, 12, 13, 17, 19, 18। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 6, 8, 1, 15, 7, 12, 13, 17, 21, 19, 18। इस आंकड़ों को अब कैसे बनाना है? इन्हीं का हमको विचलन निकालना है, Q निकालना है। तो पहले इन आंकड़ों को हम जो 6, 8, 1, 15, 7, 12, 13, 17, 21, 19 और 18 है, इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। आरोही क्रम में हम इसे सजा देते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए तो आंकड़ों का आरोही क्रम में जब हम सजाते हैं तो हमें ज्ञात होता है 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 और 21। एक बार फिर से बता देता हूँ। जब हम इसको कम से ज़्यादा में आरोही क्रम में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जब हमें सजाते हैं तो हमें ज्ञात होता है 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 और 21। Q1 की गणना अब करते हैं। पहले इस बताए फॉर्मूला में कि ये होता है Q3 - Q1 / 2। तो Q1 की जो गणना करते हैं, Q1 = n+1/4 आइटम। तो हम इस सब को अगर गिनते हैं 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, तो हमें ये टोटल 11 अंक आता है। तो 11 बताया ही है। 11 सम संख्या है विषम संख्या? 11 सम संख्या है विषम संख्या? ये विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। जब ऐसी स्थिति हो जाए, तो जब संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, n जब अगर विषम में आता है तो n1 + 1/4 निकालते हैं। n+1/4 निकालते हैं। तो यहाँ n टोटल 11 आता है। तो 11 तो n+1/4 मतलब 11 + 1/4 मतलब
12, 12/4 मतलब थर्डवां पद। और तीसरा पद हम देखते हैं 6, 7, 8, तीसरा पद 8 आता है। इस तरह Q1 का मान जो हो गया वो 8 हो गया, आठवां पद हो गया। Q1 = 8वां पद हो गया। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आंकड़ा दिया गया है उसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद हम देखते हैं हमें प्राप्त होता है 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13, 15, 17, 18, 19, 21, हिंदी में 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 और 21। और इनको n की संख्या, पदों की संख्या हो जाती है 11। और 11 हम जानते हैं 11 एक विषम संख्या है। और जब n विषम हो तो Q1 ज्ञात करते समय n + 1/4, n + 1/4 तो 11 + 1/4 12/4 मतलब तीसरा पद। और तीसरा पद हमें 8 प्राप्त होता है। इसी तरह इसके बाद हम लोग Q3 की गणना करते हैं। Q3 की जब गणना करते हैं तो Q3 = 3 × n + 1/4, तो 3 × 12/4, 3 × 1/4 तो 3 × 3 मतलब 9वां पद। तो 9वां पद हम लोग देखते हैं 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, तो 18वां आता है। तो Q3 = 18। तो हमें ज्ञात हो गया Q1 = 8 और Q3 = 18, 18। तो Q की जब गणना करेंगे अब विचलन की, चतुर्थांश विचलन की, तो Q = Q3 - Q1 / 2। हमें Q1 मिला है 8 और Q3 मिला है 18। तो Q3 - Q1 तो 18 - 8/2 10/2 = 5। तो Q = 5। तो इस तरह हमें ज्ञात हो गया 5। हमें चतुर्थांश विचलन Q = ज्ञात हो गया 5। इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दूसरा इसी तरह अगर हम लोग उदाहरण में लेते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ा है उसकी इसी Q की गणना करते हैं। आंकड़ा सुन लेंगे। दूसरा प्रश्न है, नोट कर लेंगे। 13, 18, 15, 8, 10, 19, 11, 20, 25, 22, 12, 16। फिर से दोहरा देता हूँ। 13, 18, 15, 8, 10, 19, 11, 20, 25, 22, 12 और 16। फिर से दोहराता हूँ। 13, 18, 15, 8, 10, 19, 11, 20, 25, 22, 12 और 16। 13, 18, 15, 8, 10, 19, 11, 20, 25, 22, 12 और 16। इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न को हमने हल किया उसी प्रकार इसको हल करेंगे। इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। इसको नीचे से ऊपर की ओर सजाएंगे। 8, 10, 11, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25। तो फिर से 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22 और 25। टोटल यहाँ पदों की संख्या हो गई 12। n = 12। और जैसे हम जानते हैं 12 एक सम संख्या है, 12 एक सम संख्या है। तो n = 12। तो Q1 होगा n/4, 12/4 मतलब थर्ड। तो तीसरा पद इसमें आ गया 11। तीसरा पद इसमें जो आया सो 11 आया। 8, 10, 11। तो तीसरा पद Q1 = 11। इसके बाद Q3 निकालना है।
Q3 निकालने के लिए Q3 इक्वल टू होगा 3 इंटू n/4। तो n/4 इक्वल टू हम लोगों को इस प्रश्न में n इक्वल टू 12 है। 12/4, तो 4 से 12 को 3 इंटू 3 डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9। तो 9 प्राप्त होता है। तो 9 प्राप्त होगा। तो 9 में हम लोगों को कौन सा पद है? नाइन्थ में हमारा पद है 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25। 19 हमारा 39वां पद है। तो इस तरह हमें Q3 इक्वल टू हमें मिला 19। Q1 इक्वल टू हमें मिला ये 3 और Q3 इक्वल टू 19। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q1 हमें इस अंक से प्राप्त हुआ है 11 और Q3 प्राप्त हुआ है 19। तो 19 माइनस 11 18। 19 माइनस 11 8 डिवाइडेड बाई 2। 8/2 हमें मिलता है 8 माइनस 2 मिलता है 4। तो इस तरह इसका आंसर होगा 4 इसका आंसर होगा। क्लियर है? पहले हम लोग उसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम लोग देखते हैं n किस स्थिति में, n सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या है तो n/4 से उसकी गणना करते हैं, उतने पद में आएगा। अगर वो विषम संख्या है तो n+1/4 पद से आएगा, n+1/4 पद से आएगा। और उसके पश्चात Q1 और Q3 ज्ञात करते हैं, और Q1 Q3 ज्ञात करने के पश्चात विचलन में Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हम लोगों को इसमें सूत्र में आया Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, जहाँ Q चतुर्थांश विचलन है, Q3 तृतीय चतुर्थांश अथवा वह चतुर्थांश जिसके नीचे 75% आवृत्तियाँ हैं, Q1 प्रथम चतुर्थांश अथवा वह चतुर्थांश जिसके नीचे 25% आवृत्तियाँ हैं। ठीक है, ये आज हम लोगों ने सिंगल चर की चर्चा की, सिंगल बारंबारता की चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया रहे, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की विचलनशीलता क्या है, विचलनशीलता की माप क्या है। विचलनशीलता की माप में पहला है क्या, परिसर की चर्चा की, रेंज की, उसके गुण और दोषों की चर्चा की, प्रसार के कुछ प्रश्नों का हल किया, और फिर चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 उसकी चर्चा की। इसके गुण और दोषों की चर्चा करने से पूर्व इसके पहले बारंबारता के आधार पर चतुर्थांश विचलन की चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में घर में रहिए, न हौसला कम कीजिए न घोंसला छोड़िए। हौसला और घोंसला दोनों ही नहीं छोड़ना है। धन्यवाद।